हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, मैं बहुत दिनों से वीडियो आपको प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था, तो उसके पीछे के रीज़न को मैंने एक वीडियो में आपको बताया था और वो अभी प्रॉब्लम चली रही है। और कितनी बार मैंने ट्रीटमेंट अभी इमरजेंसी में भी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर भी ले जाके कराया, लेकिन बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं है अभी माता जी को। लेकिन प्रयास है कि वो सही हो जाए। बाकी आपकी क्लास जो है नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछे गए हैं और काफ़ी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नए एस्पिरेंट है तो आपको ये बेहतर समझ देगी कि आखिर टीचिंग एप्टीट्यूड में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पुराने एस्पिरेंट है तो भी ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। बाकी फॉर्म कब फिल होंगे उसके बारे में भी मैंने एक वीडियो में चर्चा की थी, उस पर एक और वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। उससे बहुत ही आपको अच्छा क्लैरिटी आएगा कि फॉर्म कब से फिल होने वाला है। अब देखिए, इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एग्जाम जून 2023 यानी कि जून में जो आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, जिसका डेट पहले से ही एनटीए के द्वारा बता दिया गया है, लेकिन संभावनाएं बड़ा कम लग रही हैं क्योंकि समय बड़ा कम, बीच में गैपिंग बच रहा, अभी फॉर्म फिल भी नहीं हुआ है। लेकिन एग्जाम तो होगा, आगे या पीछे आपका एग्जाम कंडक्ट होना है। देखिए, शिक्षण अभिवृत्ति वाले यूनिट में विगत वर्षों में पूछे गए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आपको चला रहा था, तो उसमें ये हमारा पार्ट 2 है और कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनको आप देखिएगा विथ डिटेल्स के साथ जो है मैं इसको कराने वाला हूं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि विमर्शीय स्तर के शिक्षण का क्या उद्देश्य है। जैसे कि मैंने कई बार आपको बता रखा है और जब टीचिंग एप्टीट्यूड में टीचिंग लेवल के बारे में मैंने पढ़ाया आपको, तो बताया था कि टीचिंग के 3 लेवल्स होते हैं, तो उसी में से एक लेवल आपका विमर्शीय स्तर है। तो इसमें बताना है आपको कि विमर्शीय स्तर के शिक्षण का क्या उद्देश्य है। अगर आपको आंसर पता है तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। और देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए कि यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2021 और डेट भी यहाँ पर मैंने मेंशन किया है 04/12/2021 शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन मैं इसलिए आपको करा रहा हूँ या ला रहा हूँ, इससे आपकी एक समझ हो कि कैसे क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड में पूछे जा रहे हैं। तो ये 2021 का है, यानी कि बहुत पहले का ये क्वेश्चन नहीं है, अभी ट्रेंडिंग अब ऐसे ही क्वेश्चन चल रहे हैं। देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा समस्याओं के समाधान के लिए अधिगमनकर्ताओं में सूझ विकसित करना जो है विमर्शीय स्तर शिक्षण का उद्देश्य आपका होता है। रिफ्लेक्टिव लेवल भी इसको कहा जाता है, याद रखना है। अब देखिए, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं ये आपको समझना है। जैसे कि समस्याओं के समाधान के लिए अधिगमनकर्ताओं में सूझ का विकसित करना, एक तो ये आपका यहाँ पर दे दिया गया है। इसके साथ ही साथ छात्रों में तर्क संगत और आलोचनात्मक सोच विकसित करना, यानी कि कोई व्यक्ति कोई कॉन्सेप्ट या किसी चीज़ के बारे में ही बता दिया कि नहीं ऐसे ऐसे ये चीज़ें होती हैं, तो आपको ऐसे ही नहीं मान लेना है। अगर उसके विमर्शीय स्तर की शिक्षण हुई होगी तो वो उन चीज़ों पर तर्क करेगा कि भाई ये चीज़ ऐसे क्यों हो रही है, ठीक है, उस पर विचार विमर्श करेगा। तो ये दूसरा पॉइंट है। और एक और पॉइंट इसमें आपको याद रखना है कि छात्रों में स्वतंत्र चिंतन और निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना भी विमर्शीय स्तर शिक्षण के उद्देश्य यहाँ पर होते हैं। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। स्वतंत्र चिंतन का मतलब खुद से स्वतंत्र रूप से किसी चीज के बारे में सोचना और उस पर विमर्श भी करना और एक सही निर्णय लेना कि क्या चीजें जो है सही हो सकती हैं। तो ये कुछ बिंदु थे विमर्शीय स्तर के बारे में, इसको याद रखना है आपको। और मैंने इसके बारे में काफ़ी कुछ पहले भी आपको बता रखा है, तो वो भी सारी बातें आपको याद रखना है। और ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था, इसको मैं बताना भूल गया। और पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक किया था। तो ऐसे ही ये कंटिन्यूअस सीरीज चलेगी जहां तक पहुंच जाए, लेकिन ये मुझे भरोसा है कि इस सीरीज से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, इसमें क्या पूछा जा रहा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उस मानसिक प्रक्रिया का नाम क्या है जो अभियांत्रिकरण ग्रहणशीलता अधिगमित की जाने वाली विषय वस्तु के प्रत्याहन के द्वारा शिक्षार्थी को उनके चिंतन विमर्श पर सहायता करती है। तो आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करना है कि उस मानसिक प्रक्रिया के बारे में बताइए, उसका नाम बताइए जो अभियांत्रिकरण ग्रहणशीलता अधिगमित की जाने वाली विषय वस्तु के प्रत्याहन के द्वारा शिक्षार्थी को उनके चिंतन विमर्श पर सहायता करती है। तो देखिए, यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आपका जून 2021 3/11/2021 शिफ्ट 2 में पूछा गया है और इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका
ऑप्शन नंबर ए मेटा कॉग्निशन इसको बोला जाता है, अधिसंज्ञान बोला जाता है। तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो जान लेना है आपको। जैसे अधिसंज्ञान नामक मानसिक प्रक्रिया जो है अभियांत्रिकरण, ग्रहणशीलता और अधिगमित की जाने वाली विषय वस्तु के प्रत्याहन के द्वारा शिक्षार्थी को उनके चिंतन विमर्श पर सहायता करती है। और अधिसंज्ञान को चिंतन के बारे में चिंतन भी कहा जाता है। यह तत्काल परिणामों को मूल्यांकित करने, छात्रों को अपनी उपलब्धि या सीखे हुए अधिगम के प्रति चिंतन करने तथा चिंतन कौशल को विकसित करने के लिए एक उपयोगी यंत्र आपका होता है मेटाकॉग्निशन यानी अधिसंज्ञान। इसको आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ शिक्षक द्वारा अधिसंज्ञान को विकसित करने के लिए की जाने वाली गतिविधियां कई सारी हैं, जिसमें से छात्रों में सिखाए गए ज्ञान की बारीकियों को समझने का प्रयास करना और छात्रों को जिस तथ्य संज्ञान को अवबोध करने में समस्या हो रही हो उसके प्रति संज्ञान एवं सुझाव देना और कोर्स वर्क को प्रतिबिंब करके अवसर प्रदान करना। तो ये मेटाकॉग्निशन को बढ़ाने के लिए कुछ बिंदु है शिक्षक के द्वारा किए जाते हैं। जैसे देखिए मेटाकॉग्निशन या अधिसंज्ञान जो है मतलब कोई थॉट है आपके पास, किसी चीज के बारे में आप सोच रहे हो तो उस सोच के बारे में भी कुछ और आप सोचते हो तो वही आपका मेटाकॉग्निशन यानी कि अधिसंज्ञान होता है। यानी सोच के बारे में सोचना, जो थिंकिंग आप कर रहे हो उसके ऊपर भी उसके बारे में थिंकिंग करना। आई होप कि आप समझ पा रहे हो, मैं कोशिश तो कर रहा हूं लेकिन आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपको नहीं समझ पाए। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में अगर जब आप बताओगे तो वहां पर मैं उसका रिप्लाई भी करूंगा कि क्यों आपको नहीं समझ में आया, तो उसको कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु होंगे उनके बारे में मैं आपको बता दूंगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए इसमें पूछा क्या जा रहा है कि समूह अन्वेषण मॉडल के वाक्य विन्यास के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करिए। तो देखिए यहाँ पर समूह अन्वेषण मॉडल के संदर्भ में कुछ चरण दिए गए हैं, इनको आपको क्रम से व्यवस्थित करना है और उसके बाद से नीचे दिए गए इन विकल्पों में से यानी ये जो आपका विकल्प दिया गया इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। और ये भी क्वेश्चन आपका जून 2021 1/12/2021 को शिफ्ट 1 में आपका हुआ था, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ आपको क्रम्स दे दिए जाते हैं बेतरतीब तरीके से किसी मॉडल के संदर्भ में, किसी सोपान के टाइप में, और बोला जाता है कि उसे क्रम से आप लगाइए और नीचे एक कोड बना दिया जाता है। जो क्रम आपका सही होता है उसका आपको चुनाव करके राइट आंसर बताना होता है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले इसमें आपका सी हो जाएगा समूह अन्वेषण मॉडल के संदर्भ में, यानी कि छात्र छात्राओं के सामने परेशान करने वाली परिस्थिति आती है। और इसके साथ ही साथ दूसरे नंबर पे आपका यहाँ पर हो जाएगा छात्र छात्राएं परिस्थिति की प्रतिक्रियाओं का अन्वेषण करते हैं। इसके साथ ही साथ आपका तीसरे नंबर पे ए हो जाएगा, छात्र छात्राएं अध्यापन कार्य तैयार करते हैं और अध्ययन को व्यवस्थित करते हैं। इसके बाद से आपका यहाँ पर चौथे नंबर पे डी हो जाएगा और इसमें मैंने बोला है कि स्वतंत्र और समूह अध्ययन होता है आपका, और बी आपका यहाँ पर पांचवें नंबर पे ये आपका हो जाएगा, यानी छात्र छात्राएं प्रगति और प्रक्रिया का विश्लेषण करते हैं। तो समूह अन्वेषण मॉडल के अंतर्गत ये क्रम आपका सही होगा, तो इस क्रम को आपको याद रखना है। तो अगर आपने ऐसे क्रम में लगाकर अपना राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दिया है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आपको, कुछ क्वेश्चन सिंपल वे में भी पूछ लिए जाते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाएंगे, कुछ क्वेश्चन जो है आपको अभिकथन और कारण के रूप में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन का पैटर्न और थोड़ा सा मॉडल जो है बदलता जा रहा है। लास्ट टाइम जो आपका एग्जाम हुआ था अभी हाल में, और उसको मैंने वहां पर क्वेश्चन जो पूछे गए थे उसको मैंने देखा था, तो एग्जामिनर जो है नए पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा है। और मैं कोशिश करूंगा कि नई जो क्वेश्चन की सीरीज है प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में नहीं पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को मैं आपको कराऊं ताकि नए क्वेश्चन के लिए भी आप तैयार हो सको। तो आइए अगला क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि रूपावली यानी कि पैराडाइम की अवधारणा किसके साथ जुड़ी है, ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो काफ़ी ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी 30/11/2021 को शिफ्ट 1 में जो एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था यूजीसी नेट का, उसमें पूछा गया है। तो देखिए इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, TS कोहन नाम है, इनके द्वारा जो है पैराडाइम यानी कि रूपावली की अवधारणा दी गई है, ये आपको याद रखना है। और ये कब दी गई थी इसका सन भी आप याद कर सकते हैं, 1962 में ये जो आपका दिया गया था कॉन्सेप्ट। तो इसमें होता क्या है बेसिकली कि कोई ऐसी अवधारणा या कोई ऐसा चलन या चीज़ें जो चलती आ रही हैं, तो उसमें जो आगे आने वाली जो जनरेशन होती है उसमें जो है क्या करती है, बदलाव कर देती है। ऐसा नहीं कि जो चीज़ें चली आ रही हैं पहले से वैसा ही जो है वो फॉलो करें, क्योंकि उनके नए विचार नए सोच होते हैं तो वो उनमें परिवर्तन कर देती है। तो यही पैराडाइम का जो है अवधारणा, काफ़ी डिटेल में अगर आप जाओगे तो इसको पढ़ सकते हो, लेकिन छोटे से कॉन्सेप्ट के रूप में मैंने 1-2 लाइन में इसको आपको समझाने का प्रयास किया है।
मतलब कोई भी ऐसा जो है रीति रिवाज भी आप कह सकते हैं, कोई सिस्टम ऐसा है जो बहुत पुराने तौर से चला आ रहा है, तो जो यूथ है, जो नई जनरेशन है, उसमें बहुत सारा बदलाव चाहती है क्योंकि वो उसके अनुकूल नहीं होती। इसी को इन्होंने पैराडाइम के बारे में, मतलब पैराडाइम के अंदर यही सारी चीजें इन्होंने बताई है। किसने? टीएस कोहेन ने। तो ये आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15 और देखिए ये आपका कथन वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। अगर मान लीजिए 50 क्वेश्चन आपके पेपर 1 में आते हैं तो वहां पर कम से कम आपको 10 क्वेश्चन के आसपास जो है अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन को जो है काफी ज्यादा इंक्रीज पेपर में किया जा रहा है, मतलब जहां पर आपको ज्यादा अपना दिमाग चलाना पड़े, ज्यादा सोचना पड़े आंसर को बताने के लिए, वैसे क्वेश्चन ज्यादा इंक्लूड किए जा रहे हैं पेपर में। ऐसा नहीं कि एक लाइन में पूछ लिया गया कि बताइए कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है। इस तरीके से जो क्वेश्चन होते हैं फैक्ट वाले, तो सीधे आप ढाका ऐसे ट्रिक लगा दे, तो ऐसा नहीं। क्वेश्चन घुमा फिरा के कई तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है जहां पर आपको अपनी सोच का इस्तेमाल करना पड़े। अब देखिए यहां पर जो है राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना था। इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कथन पहला सत्य है किंतु कथन दूसरा आपका यहां पर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब देखिए इसमें बोला क्या गया था, इसको मैं काट देता हूं, ये गलत है आपका। संज्ञानात्मक विकास के पियाजे के चरणों के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण के दौरान बालक भाषा सीखता है और वस्तुओं को दर्शाने के लिए प्रतीकों का प्रयोग करना आरंभ कर देता है। तो ये संज्ञानात्मक विकास के अनुसार जो है आपका होता है। और इसके साथ ही साथ जो कथन दूसरे में बोला गया कि संज्ञानात्मक विकास के पियाजे के चरणों के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक चरण के दौरान बालक प्रतिवर्ती इंद्रियों व पर्यावरण में गति क्रिया के माध्यम से सीखता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये आपका सही नहीं है पियाजे के अनुसार। इसमें जो सही बात हो जाएगी उसे आपको याद रखना है, जिसमें इसके अंतर्गत जो है उन्होंने क्या बोला था, तो संज्ञानात्मक विकास के पियाजे के चरणों के अनुसार संवेदी प्रतिक्रियात्मक चरण के दौरान बालक प्रतिवर्ती इंद्रियों व पर्यावरण में गति क्रिया के माध्यम से सीखता है। इस प्रकार जो है आपका कथन पहला और कथन दूसरा आपका क्या हो जाएगा? यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कथन आपका गलत है और पहला सही है, याद रखना है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन आपका 30/11/2021 शिफ्ट 1 में पूछा जा चुका है। तो उम्मीद है कि आप सभी ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए ये भी स्टेटमेंट के फॉर्म में है। तो मैंने बोला कि इस तरह से क्वेश्चन बहुत सारे देखने को आपको मिलेंगे जहां पर आपको अपना दिमाग अच्छे से लगाना पड़ेगा और कॉन्सेप्ट की अच्छी समझ होगी, तब जाकर इसका आंसर निकाल पाएंगे आप। अब देखिए यहाँ पर कथन पहले में पूछा गया कि विकास की अवस्था के रूप में 4 वर्ष की उम्र के बालक में क्रियाशील स्मृति के सभी घटक अपने स्थान पर होते हैं। कथन दूसरा में बोला जा रहा है कि सूचनाओं के प्रति यदि एक बालक लगातार ध्यान नहीं देता है तो उत्प्रेरण स्तर कमजोर है और अंत में इतना गिर जाता है कि सूचना को पुनः उत्प्रेरित नहीं किया जा सकता और यह पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाता है। तो दोनों कथन को समझना है, उसके बाद से इन चारों विकल्पों में से आपको राइट आंसर बताना है। देखिए यहां पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर बन जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कथन पहला और कथन दूसरा दोनों आपका यहां पर सही हो जाएगा पूरी तरीके से। देखिए विकास की अवस्था के रूप में 4 वर्ष की उम्र के बालक में क्रियाशील स्मृति के सभी घटक अपने स्थान पर होते हैं तथा सूचनाओं के प्रति यदि एक बालक ध्यान नहीं देता है तो उसका उत्प्रेरण स्तर कमजोर होता है। यानी कि जो भी सूचनाएं बताई जा रही है उसके तरफ बालक अगर ध्यान नहीं देता तो जो उत्प्रेरण स्तर इसका है, मतलब जो मोटिवेशन आप कह सकते हैं, वो कमजोर है और अंत में इतना गिर जाता है कि सूचना को पुनः उत्प्रेरित नहीं किया जा सकता और यह पूर्ण रूप से क्या होता है? विलुप्त हो जाता है। इसलिए यहां पर कथन पहला और कथन दूसरा आपका सही हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17 और ये मैचिंग वाला क्वेश्चन आपका है। देखिए पहले कॉलम में मस्तिष्क का न्यूरॉन संबंधी तंत्र दिया गया है और दूसरे में स्मृति का प्रकार दिया गया है। तो मैच करिए और उसके बाद से यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। सबसे पहले आपका दिया गया है कॉन्सियस यानी कि चेतन। ये किसके साथ आपका मैच हो जाएगा? तो ये आपका तीसरे के साथ यहाँ पर मैच हो जाएगा। सुव्यक्त स्मृति इसको बोला जाता है, जो चेतन मन आपका होता है। और अनकॉन्शियस जो होता है यानी अचेतन, ये किसके साथ आपका मैच हो जाएगा? तो ये आपका पहले के साथ मैच हो जाएगा। इसको जो है अंतर्निहित स्मृति कहा जाता है। ये अंतर्निहित स्मृति का प्रकार है। और इसके बाद सी जो आपका दिया गया यहाँ पर पेशीय कौशल यानी मोटर स्किल्स, ये किसके साथ आपका मैच हो जाएगा? तो ये आपका दूसरे के साथ यहाँ पर मैच हो जाएगा। इसको कार्यविधिक स्मृति कहा जाता है। और डी जो है आपका आत्म अनुभव, ये किसके साथ मैच हो जाएगा? ये चौथे के साथ आपका मैच हो जाएगा।
इसको संयोगिक स्मृति कहा जाता है। तो हमने मस्तिष्क का न्यूरॉन संबंधी जो तंत्र होते हैं और मस्तिष्क के जो प्रकार हैं, स्मृति के जो प्रकार हैं, उसके साथ हमने इसको मैच कर लिया और जैसे मैच किया उसके अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर निकल कर आ रहा है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर दिया है तो ये आपका सही आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18। देखिए इसमें पूछा क्या जा रहा है कि व्यवहारवादी उद्देश्य के लिए संज्ञानात्मक क्षेत्र में इन उद्देश्यों को समाविष्ट किया जाता है, यानी किन उद्देश्यों को समाविष्ट किया जाता है किसके अंदर, व्यवहारवादी उद्देश्य के लिए संज्ञानात्मक क्षेत्र में किन उद्देश्यों को समाविष्ट किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ उद्देश्य दिए गए हैं, इसमें से कुछ शामिल होंगे जिनका चयन करना है और नीचे दिए गए इन 4 विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर बताना है। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर राइट हो जाएगा। एक तो ए आपका हो जाएगा इसमें और इसके बाद से सी और इसके बाद से आपका यहाँ पर ई सही हो जाएगा। यानी मूल्यांकन, समझ और ज्ञान, इन तीनों को जो है व्यवहारवादी उद्देश्यों के लिए संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंदर जो है समाविष्ट किया जाता है, ये आपको याद रखना। और ये भी क्वेश्चन आपका 28/11/2021 शिफ्ट 2 में पूछा जा चुका है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाने के लिए इन अनुदेशात्मक घटनाओं को प्रारंभ से अंत से क्रम में लगाइए। माने विद्यार्थी को कोई पाठ पढ़ाना है तो उसमें जो है अनुदेशात्मक घटनाओं को प्रारंभ से अंत के तरफ आपको लगाना है, यहाँ पर कुछ दिया गया है और उसके बाद से नीचे दिए गए इन 4 विकल्पों में से अपना राइट आंसर आपको बताना है। तो आप इसका आंसर दीजिए। जितना ज़्यादा खुद से आंसर देने का प्रयास करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्विंग जो कैपेबिलिटी आपकी है वो इंक्रीज होती जाएगी। पढ़िए आप जितना चाहे थ्योरी, लेकिन अगर आप प्रश्नों का अभ्यास नहीं कर रहे हैं तो परीक्षा हाल में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है स्किल आपको डेवलप करते हुए चलना है। इसीलिए किसी भी थ्योरी को पढ़ने के बाद लोग क्वेश्चन लगाते हैं, प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं, ताकि उस एग्जाम के जो है प्रेशर को भी समझा जा सके और जो उसमें टाइम मिलता है 3 घंटे या 2 घंटे या 1.5 घंटे या 1 घंटे, अलग अलग एग्जाम में मान लीजिए इस तरह का टाइम होता है, तो उस समय के अंदर ही आपको पेपर सॉल्व करना है। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब ये हैबिट आपकी डेवलप होगी। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान आकर्षित करना। फिर उसके बाद से दूसरे नंबर पे आपका यहाँ पर हो जाएगा शिक्षार्थियों के उद्देश्यों को सूचना देना। फिर उसके बाद से आपका तीसरे नंबर पे हो जाएगा विषय वस्तु प्रस्तुत करना और उसके बाद से यहाँ पर चौथे नंबर पे आपका हो जाएगा वांछित व्यवहार प्राप्त करना और उसके बाद से लास्ट में आपका यहाँ पर हो जाएगा प्रतिपुष्टि प्रदान करना। तो ये जो है विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाने के लिए अनुदेशात्मक घटनाओं को प्रारंभ से अंत में लगाने का क्रम है। तो इस क्रम को आपको देख लेना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20 और ये वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि 6 चिंतन टोपी यानी कि 6 थिंकिंग हैट्स सिस्टम में जो समांतर चिंतन का एक रूप है निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है। देखिए 6 चिंतन टोपी प्रणाली यानी 6 थिंकिंग हैट्स सिस्टम में जो समांतर चिंतन का एक रूप है निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं, ये आपको बताने का प्रयास करना है। बाकी नीचे दिए गए इन 4 विकल्पों में से आपको राइट आंसर बताना है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एक तो आपका बी यहाँ पर हो जाएगा और दूसरा यहाँ पर आपका सी हो जाएगा और तीसरा यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, जो कि यहाँ पर टाइप हो गया, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर श्वेत टोपी है आपका, फिर बैगनी टोपी है और ये लाल टोपी आपका यहाँ पर हो जाएगा। 6 चिंतन टोपी प्रणाली के अंतर्गत जो है ये आपका सही हो जाएगा, जो कि आपका किस में दिया गया है, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ये आपको याद रखना है। देखिए इसके बारे में कुछ समझ लीजिए। जैसे 6 चिंतन टोपी प्रणाली को एडवर्ड बोनो ने दिया था और यह चिंतन प्रक्रिया को प्रभावशाली तरीके से स्थापित करने की एक कला है और समांतर चिंतन के अंतर्गत श्वेत, लाल और काली टोपी को रखा जाता है। याद रखना है, श्वेत, लाल और काली टोपी को। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ये करेक्शन आप कर लीजिएगा। ये सी मैंने बैगनी टोपी आपको बता दिया, तो यहाँ पर ये काली टोपी हो जाएगी, यानी BED आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर दिया गया है। श्वेत टोपी, काली टोपी और लाल टोपी, और इसके ऊपर मैंने आपको बता ही दिया इसके बारे में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। और जैसे कि मैंने बता ही दिया है कारण कि क्या कुछ कारण है मेरे साथ जिसकी वजह से आपको रेगुलर क्लासेज या वीडियो जो आपको एग्जाम में हेल्प करे वो मिल नहीं पा रही है। तो काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन है
कभी कभी मैं भी रोने लगता हूँ। जब कोई भी पेशेंट को आप ट्रीटमेंट देते हो या दौड़ते हो, भाग दौड़ करते हो ठीक करने के लिए, लेकिन वो उसमें कोई सुधार आपको देखने को नहीं मिलता और वो पेशेंट ठीक नहीं होता, तब आप भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हो और आपके काम पे तो प्रभाव पड़ता ही है। अगर घर में आपके कोई बीमार पड़ जाए और आप उसके स्वास्थ्य के लिए मतलब काम करते हो, चाहे ट्रीटमेंट कराना हो, चाहे सेवा करनी हो, और वो ठीक नहीं होता, तो आप पर जो है मनोवैज्ञानिक रूप से या साइकोलॉजिकल रूप से प्रेशर पड़ता है और आपके काम को प्रभावित करता है। यानी काम तो आप कर ही नहीं पाओगे सही से जब तक वो मरीज सही से कुछ आराम नहीं महसूस करेगा। तो कई सारी प्रॉब्लम है, मैं खुल के किसी वीडियो में साझा करूंगा, लेकिन ये सारी कुछ प्रॉब्लम चल रही जिसकी वजह से मैं आपको क्लासेज या वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा। बाकी कैसी हेल्प मैं और भी कर सकता हूँ आप कमेंट बॉक्स में जो है मेंशन करिएगा। मैं कमेंट बॉक्स में आप सभी के कमेंट्स को पढ़ता हूं, ताकि मैं कोशिश करूं कि आपके कुछ जो महत्वपूर्ण रिक्वायरमेंट है, अगर वैसी चीज़ें हैं तो मैं कोशिश करूं कि समय निकाल के उन पर काम करूं और आपको वो प्रोवाइड करूं। बाकी आप तैयारी करते रहिए। फॉर्म फिल अभी नहीं हो रहा है और मुझे लगता है, जैसे कि मैंने एक वीडियो में बताया, कि आपको एग्जाम हो सकता है जून वाला थोड़ा सा आगे एक्सटेंड हो जाए, पूरी संभावनाएं बन रही है, लेकिन मेरी तरफ से इस तरह से अनुमान लगाया जा रहा है। बाकी अंदर एनटीए या एजेंसी के द्वारा क्या सोचा जा रहा है, कैसे एग्जाम को जो है उस टाइम में कंडक्ट कराना है, उनको पता होगा। बाकी जो भी लोग बता रहे होंगे वो एक अनुमानित रूप से बता रहे हैं, वो सही भी हो सकता है और वो गलत भी हो सकता है। बाकी जैसे ही ऑफिशियल अपडेट आएगा उसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। और एक बात याद रखना है, तैयारी करते रहनी है, ऐसे ही समय आपको तैयारी करनी है, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा आपको मिलने वाला नहीं है। सिलेबस ब्रॉड है, जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे उतना सफल होने के चांसेज आपके बढ़ते जाएंगे, क्योंकि हर विद्यार्थी पढ़ रहा है, कोई ज़्यादा पढ़ रहा है, कोई कम पढ़ रहा है, कोई नहीं पढ़ रहा है। तो जो नहीं पढ़ रहा है वो तो ऐसे भी मैदान से बाहर हो जाएगा, जो कुछ पढ़ रहा है वो थोड़ा सा कॉम्पिटिशन में जाएगा, जो अच्छे से पढ़ रहा है वो रिजल्ट में जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं एक सफल जो है मार्ग में। तो ये बातों का आपको यहाँ पर ध्यान रखते हुए चलना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक करिएगा, मोटिवेशन बना रहे। वैसे भी मोटिवेशन की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इस समय, क्योंकि बहुत सारे प्रेशर में इस समय मेरा टाइम चल रहा है, प्रेशराइज टाइम बोल सकते हैं आप, बहुत दबाव वाला। तो लाइक करिएगा और शेयर कर सकते हैं अन्य दोस्तों के साथ, ताकि उनको हेल्प मिले। चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। कंटेंट के साथ साथ जो है इससे जुड़े जो अपडेट्स है फॉर्म कब फिल किए जाएंगे, और भी एग्जाम से जुड़े अपडेट मैं देता हूं, जॉब से रिलेटेड भी अपडेट देता हूं। किसी और एग्जाम के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए, तैयारी करना चाहते हैं, अपडेट चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में पिन करिएगा, मैं उसे पिक करूंगा और अच्छे से उसके बारे में डिटेल आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।